सभी को सुप्रभात। YouTube के प्लेटफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णमाला के विषय में बात करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस अखंडनीय मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे दिखाया गया वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर के विषय में बात करेंगे। कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वर को हम मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, यानी मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर या गुरु वर्ण बोलते हैं, गुरु या संधि स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री। और इन्हें मात्रा के आधार पर एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। मात्रा के आधार पर आ ई उ री को एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। वहीं दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं। और मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। फिर दीर्घ स्वर को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। दीर्घ स्वर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय संधि स्वर कहते हैं। सजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। समान स्वर जैसे हमारा आ से आ मिलेगा तो दीर्घ आ बनेगा, ई से ई मिलता है तो दीर्घ ई बनता है, उ से उ मिलता है तो दीर्घ उ बनता है। यानी कि आ से आ बनता है, ह्रस्व ई से दीर्घ ई बनता है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ बनता है। इसलिए इन्हें सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। पूछा जाएगा सजातीय संधि स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। या पूछेगा मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। फिर है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय संधि स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं तो आ प्लस ई से मिलकर के हमारा ए बनेगा, आ प्लस उ से मिलकर के हमारा ओ बनता है, आ प्लस ए से मिलकर के ऐ बनेगा और आ प्लस ओ मिलकर के औ बनेगा। इस प्रकार से संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर हम कहते हैं। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। ये याद रखना है कि ये स्वर किस से मिलकर के बनता है। फिर आयोगवाह, 2 वर्ण आयोगवाह होते हैं, अन और आहा। आयोगवाह जो कि हम स्वरों के साथ रखते हैं, लेकिन स्वर में इन्हें गिना नहीं जाता है। आयोगवाह की परिभाषा है कि हिंदी की वर्णमाला में अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है, अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर अन्न तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है।
वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो हैं नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है, यानी इनको परंपरागत ढंग से स्वर के साथ गिना जाता है। लेकिन संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। अनुस्वर और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं कि इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं, यानी इन्हें न तो स्वर कहा जाता है और न व्यंजन कहा जाता है, अर्थात जो योग न होने पर साथ रहे या उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन 39 होते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुल व्यंजन दिखाया गया है 39। मूल व्यंजनों की संख्या पूछे, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अब हम देखेंगे मूल व्यंजन कौन कौन से हैं। मूल व्यंजन 33, उनके बारे में देखेंगे। 33 में मूल व्यंजन का वर्ग पहले आता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ वर्ण का नाम दिया है, कंठ वर्ण बोलते हैं, यानी का वर्ग को हम कंठ वर्ग नाम देते हैं, का वर्ग को कंठ नाम। यानी ये का खा गा घा अंगा को हम किस नाम से बुलाते हैं, या बोलेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और का वर्ग नाम से इनका नाम रख दिया गया का वर्ग। फिर है चा वर्ग। चा वर्ग को हम किस नाम से बोलते हैं? तालव्य। चा वर्ग के सभी वर्णों को हम तालव्य बोलेंगे कि ये तालव्य चा है, तालव्य छा है, तालव्य जा, तालव्य झा, तालव्य इया, इस प्रकार से इनका नाम है। फिर टा वर्ग को हम मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। जितने भी टा वर्ग में आते हैं सबको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं, टा ठा डा डा आड़ा को। फिर ता वर्ग आता है। ता वर्ग को क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण ता था दा धा ना। फिर आता है पा वर्ग। पा वर्ग को हम ओष्ठ से बुलाते हैं, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण में पा फा बा भा मा आता है। इस प्रकार से का से लेकर के मा तक ये हमारे 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। का से लेकर के मा तक ये 25 वर्ण 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25। इस प्रकार से फिर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं या रा ला वा, या रा ला वा, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, सा 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 हा। फिर हमारा मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33। इस प्रकार से मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 हो जाती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों को मूल व्यंजन में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है 2 लोगों से मिलकर बना, यानी 2 वर्णों से मिलकर बना है। ये छा त्रा ज्ञा और श्रा 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें मूल व्यंजनों में नहीं रखा जाता है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अड़ा ढ़ा। इन्हें उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर जाती है और तुरंत नीचे को आती है।
इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ड़ा ढा को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे व्यंजन हो जाते हैं 39। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52। अब 52 कौन कौन से, जिसमें से मूल स्वरों की संख्या 11 हो गई, आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 हो गई और व्यंजनों की कुल संख्या 39। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण। इस प्रकार से 52 वर्ण को आप लोगों को जानना है। धन्यवाद।